एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में जिसका नाम है संस्कृत सम्राट। पिछले वीडियो में हम लोग अध्ययन कर रहे थे संस्कृत व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक का जिसका नाम है संधि। तो संधि के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने स्वर संधि का अध्ययन किया और स्वर संधि का जो पहला पार्ट है, यानी स्वर संधि के टोटल 5 पार्ट हैं, जिसमें पहला पार्ट है दीर्घ संधि। तो पिछले वीडियो में हमने दीर्घ संधि के विषय में विस्तार से चर्चा की थी। दीर्घ संधि से संबंधित यदि कोई समस्या है तो आप पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। आज आइए दीर्घ संधि से एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग 2 महत्वपूर्ण स्वर संधि का अध्ययन करते हैं, जो है गुण संधि और यण संधि। तो गुण संधि क्या होता है, इस पर गौर कीजिएगा। गुण संधि गुण संधि का समीकरण होता है दोस्तों अ/आ प्लस में E/E इक्वल टू ए। दूसरा समीकरण होता है अ/आ प्लस में U/U इक्वल टू ओ। तीसरा है अ/आ प्लस में री इक्वल टू अर। चौथा है अ/आ प्लस में री इक्वल टू अल। तो ये गुण संधि का समीकरण है। यदि इस समीकरण को आपने दिमाग में रख लिया तो आपको इस संधि से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो देखते हैं, थोड़ा गौर करते हैं। एक चीज आप गौर कीजिए दोस्तों कि जो प्लस से पहले वाला अंश है, प्लस से पहले वाला जो अंश है, उसमें सब में सारे समीकरण में आप देख रहे होंगे अ या आ। चारों समीकरण में अ या आ ही है। प्लस से पहले कहने का क्या तात्पर्य है, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं आपको कि संधि कहां पर होगी। पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में संधि होती है और किसी भी जगह संधि नहीं होती है। तो प्लस से तात्पर्य है कि प्लस से पहले वाला जो है वो पहले शब्द का अंतिम वर्ण होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण हमेशा क्या होगा, या तो गुण संधि के अंतर्गत या तो अ होगा, नहीं तो आ होगा। सारे समीकरण में आप देखिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा होगा, अ या आ, अ या आ। तो इस प्रकार से गुण संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण या तो अ होगा, नहीं तो आ होगा। अब आते हैं दूसरे शब्द के पहले वर्ण पर। तो दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है, पहले समीकरण में दूसरे शब्द का पहला वर्ण या तो छोटी ई होगी, नहीं तो बड़ी ई होगी। तो अब इक्वेशन क्या बनेगा, अ या आ में से कोई वर्ण हो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अगर छोटी ई या बड़ी ई में से कोई हो तो परिवर्तित होकर के क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। मैंने पहले ही कहा है दोस्तों कि संधि में 2 रूल हमेशा अप्लाई होगा, 2 कंडीशन हमेशा अप्लाई होंगे। कौन कौन से 2 कंडीशंस, पहला 2 वर्णों का मिलन होगा और दूसरा परिवर्तन होगा। बिना इसके संधि हो ही नहीं सकती है। तो आप देख सकते हैं कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ है और दूसरे का पहला छोटी ई या बड़ी ई है, तो परिवर्तित होकर के क्या हो गया, ए बन गया, ए के रूप में यह परिवर्तित हो गया। दूसरे समीकरण में अ या आ प्लस उ या उ, तो क्या बन गया, ओ बन गया। पहले समीकरण में अ या आ पहले शब्द का अंतिम वर्ण प्लस में ऋषि वाला री है तो अर बन गया। पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ है प्लस लरी, लरी भी एक संस्कृत का स्वर है, तो परिवर्तित होकर के क्या बन गया, अल बन गया। अब ये समीकरण है। अब हम इसको देखते हैं
कि यह प्रैक्टिकली सही बैठता है या नहीं बैठता है। उदाहरण के माध्यम से जब तक हम किसी चीज का प्रैक्टिकल नहीं करते, साइंस में भी आप देखते होंगे कि जब तक हम प्रैक्टिकल ना कर लें तब तक हम किसी थ्योरी पर नहीं जा सकते, किसी सिद्धांत पर नहीं जा सकते। तो यहाँ भी वही चीज है कि हम प्रैक्टिकल करके देख लेंगे कि यह समीकरण जो है वह सही अर्थों में अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप आइए इन समीकरणों को गौर से देखिए। अब देखिए उदाहरणों में, उदाहरण के माध्यम से हम देख पाएंगे कि यह समीकरण हमारा काम करता है या नहीं करता है। अब जैसे मान लिया, यहां देखिए, मान लिया हमने लिख दिया गण जोड़ ईश, गण जोड़ ईश। अब इस समीकरण में देखिए गण में, गण पहला शब्द है तो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? अ है। क्यों? क्योंकि ण पूरा है, आधा ण और अ मिलकर के ये ण बना है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण कौन है? अ है। प्लस ईश में पहले शब्द, दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है वो क्या है? ई है। तो अब ये समीकरण आप देख सकते हैं कि अ और ई, अभी तुरंत मैंने बताया है कि अ और ई मिलकर के क्या होगा? क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा, ए बन जाएगा। फिर क्या करेंगे? ये पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का पहला हमने संधि कर दी और उसको परिवर्तित करके ए बना दिया। बाकी किसी में कोई कुछ करने की जरूरत हमें नहीं है, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। गण जिस रूप में है उसी रूप में उतार देंगे। यहाँ श बचा हुआ है तो श को उतार दिया। अब सबको मिक्स करेंगे तो ग हो गया, आधा ण और ए को मिलाएंगे तो णी हो जाएगा, और ये श यहाँ बचा हुआ है तो श हो गया। तो इसी को कहते हैं दोस्तों गुण संधि। तो प्रैक्टिकली आपने देख लिया कि हमारा जो गणेश शब्द है वो गण और ईश के मिलने से बना है, जो गुण संधि का उदाहरण है। अब आते हैं दूसरे उदाहरण पर। दूसरे उदाहरण को भी आप देख लीजिए। जैसे हमारे पास एक शब्द है महा जोड़ इंद्र। अब यहां क्या हो रहा है? मो हो आधा बन गया, आ लास्ट का वर्ण है, और इंद्र। यहां भी देख रहे हैं महा में लास्ट में क्या है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ है, दूसरे का पहला वर्ण ई है। आ और ई मिल करके, अभी तुरंत बताया है मैंने, आ और ई मिल करके भी ए बनेगा। फिर से वही कंडीशन, दूसरे किसी को छेड़छाड़ करना नहीं है, ये कंडीशन है। आधा ण द्रव बचा हुआ है, मौ का मौ उतार दिया, हो आधा हो में ए मिलाएंगे तो ये बन जाएगा, फिर आधा ण और द्रव, क्या बन गया? महेंद्र। तो अब आप देख सकते हैं कि महेंद्र शब्द कैसे बना। महेंद्र शब्द जो बना है महा और इंद्र के मिलने से बना है। जो समीकरण है आ और ई वाला, और यह कौन सी संधि का उदाहरण हो गया? गुण संधि का उदाहरण हो गया। तो इस प्रकार से आप उदाहरणों को देख सकते हैं अप्लाई करके। प्रैक्टिकली भी यह बिल्कुल सही बैठ रहा है, यानी हमारा थ्योरी बिल्कुल सही जा रहा है। अब दूसरे एग्जांपल पर आते हैं। उसी तरीके से जैसे महोत्सव है, तो महा जोड़ उत्सव। अब यहां भी क्या हो रहा है? महा में अंतिम वर्ण आ है, प्लस में उत्सव में महा का अंतिम वर्ण आ है, उत्सव का पहला वर्ण ऊ है। आ और ऊ में ऊ के मिलने से अभी तुरंत बताया मैंने क्या बन रहा है? ओ बन रहा है। तो अब सबको मिक्स कर दिए, मोह आधा तो 100 बचा हुआ है, क्या बन गया? मो आधा हो को ओ से मिलाएंगे तो हो बन जाएगा, और ये आधा तो 100 महोत्सव बन गया। राइट? कहीं कोई दिक्कत समझने में? मैं समझता हूं कहीं भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, क्योंकि बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है बिल्कुल कि कैसे शब्द बन रहे हैं। एक्चुअली संस्कृत है क्या? इस संस्कृत शब्दों की फैक्ट्री है, शब्दों की फैक्ट्री है। संस्कृत करता क्या है कि शब्द का निर्माण करता है, अपनी फैक्ट्री में शब्द का निर्माण करता है और निर्माण करके समाज को देता है कि लीजिए आप लोग इसका प्रयोग कीजिए, उपयोग कीजिए।
सामाजिक भले ही इस चीज को ना जाने, लेकिन संस्कृत की फैक्ट्री में जो काम करने वाले लोग हैं लाइक मी, वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस फैक्ट्री में कैसे कैसे शब्द बनते हैं। अब आइए री वाला एक देख लेते हैं। यहां भी स्थिति है सप्त, जो ऋषि, अभी इसमें क्या स्थिति है, सप्त में आधा तो है और लास्ट में अ है, ऋषि में री है और शी है। इसका अंतिम वर्ण अ है, ऋषि का पहला वर्ण री है। अ और री के मिलने से अभी बताया मैंने क्या बन रहा है, अर बन रहा है। सबको मिलाएंगे सप्त, और यहाँ शी बचा हुआ है, तो क्या हो गया, सौ आधा प आधा तो और अ मिल करके तो हो गया। र को ऐसे करेंगे, फिर शी बन गया। अब क्या होता है, जो आधा र बीच में होता है वो नियम में श के ऊपर चला जाएगा, यानी इसको रेफ कहते हैं। क्या बन जाएगा, सप्तर्षि, ऐसे बन जाएगा। यानी कुल मिलाकर के हुआ क्या, सप्तर्षि जो है बीच में आधा रो आया, तो आधा रो को इस रूप में नहीं लिख करके इसके अगले अगले वर्ण में ले जाते हैं रेफ के रूप में, तो सप्तर्षि बन गया। तो यह है गुण संधि का उदाहरण, सप्तर्षि। रीडिंग माय पॉइंट। इस प्रकार से गुण संधि हम लोग करते हैं। फिर अंतिम एक समीकरण ले लेते हैं लड़ी वाला। जैसे मान लिया तब प्लस लड़ीकार, लड़ीकार। अब यहां भी देखिए तो वो ओ री का रो, इसका अंतिम ओ, इसका पहला री, दोनों को मिलकर के क्या बनेगा, अल। समीकरण में मैं बता चुका हूं आपको, अल बनेगा। अब सबको मिला दीजिए, तब हो गया। और इधर कार है, क्या बन गया, तो। अब तो उतर गया, आधा वो ओ मिल करके पूरा वो बन गया। ये आधा लौ ही रहेगा क्योंकि इसके आगे ओ नहीं है, आधा लौ हो गया और ये कार हो गया। तो क्या बन गया, तवल कार। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, संधि कितना आसान है। संधि क्या, मैं तो समझता हूं कि पढ़ाई ही बिल्कुल आसान चीज है। कि आप संस्कृत व्याकरण के अंदर थोड़ा सा भी प्रवेश करने की कोशिश करेंगे मात्र ईमानदारी से, तो आप देखिएगा बड़ी आसानी से सारे समीकरण, सारा ग्रामर आपको धीरे धीरे आने लगेगा। आप सिर्फ साथ बने रहिए हमारे, आपको A to Z चीज मैं आपको बताता रहूंगा, यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप तक भेजता रहूंगा। तो ये है गुण संधि। गुण संधि मैं समझता हूं आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब आते हैं अगली संधि पर। अगली संधि जो हमारी है वो है यण संधि। यण संधि, यण यण संधि। अब यण संधि में होता क्या है, गौर से देखिए, इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। छोटी ऑब्लिक में बड़ी, छोटा ऊ ऑब्लिक में बड़ा ऊ, री या ली, ये चार वर्ण, छोटी या बड़ी, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, री या ली के बाद स्वयं को छोड़कर, स्वयं को छोड़कर कोई स्वर वर्ण हो, स्वर वर्ण हो तो निम्न परिवर्तन हो जाते हैं। निम्न परिवर्तन
हो जाते हैं। क्या परिवर्तन होगा? अगर किसी शब्द का अंतिम वर्ण छोटी ई या बड़ी ई में से कोई हो, अगर छोटी ई या बड़ी ई में से हो, तो ये परिवर्तित होकर के क्या हो जाएगा? यह होगा। अभी मैं बताता हूं किस परिस्थिति में परिवर्तित होगा। छोटी ई या बड़ी ई जो है वो परिवर्तित होकर के क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा। फिर छोटा ऊ या बड़ा ऊ है तो परिवर्तित होकर के क्या बन जाएगा? व बन जाएगा, आधा व। फिर री है तो परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा? र बन जाएगा। री है तो ल बन जाएगा। ये है यण संधि। अब किस परिस्थिति में परिवर्तित होगा? तो यही ध्यान देने की जरूरत है। कह रहा है कि छोटी ई या बड़ी ई यानी किस जगह पर होना चाहिए? हमेशा मैं कहा हूं कि संधि जब भी होगी तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। तो छोटी ई या बड़ी ई पहले शब्द का अंतिम वर्ण होना चाहिए यण संधि। अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटी ई या बड़ी ई है, अब कह रहा है कि उसके बाद स्वयं को छोड़कर कहने से क्या तात्पर्य है कि सेम रिपीट नहीं होना चाहिए। यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि छोटी ई या बड़ी ई में से कोई है तो दूसरे शब्द का पहला वर्ण छोटी ई या बड़ी ई नहीं होना चाहिए। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए ओ आ री, ये सब स्वर हैं। स्वर तो आप सभी समझ ही गए होंगे। तो ये सब स्वर हैं। अब क्या कह रहा है कि छोटी ई या बड़ी ई में से कोई, इन दोनों में से कोई अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण है तो इनमें से कोई दूसरे शब्द का पहला वर्ण नहीं होना चाहिए। ये सब कोई भी होगा तो ये समीकरण काम करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि छोटी ई या बड़ी जो है और बाद में भी छोटी ई बड़ी आएगी तो वो एक तरीके से प्रैक्टिकली हम बता देते हैं आपको कि एक तरीके से सहोदर भाई हुआ। सहोदर मतलब अपना भाई, अपनी माता से के गर्भ से उत्पन्न हुआ। तो यण संधि में आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अपने भाई से इसकी पटरी कभी नहीं पड़ती। और ये सब क्या है? इसका चचेरा में मेरा भाई है तो स्वर ही, लेकिन अपना भाई नहीं होना चाहिए, यानी स्वयं नहीं होना चाहिए। उसको छोड़ करके कोई दूसरा स्वर होगा तो यह समीकरण काम करेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर छोटी ई या बड़ी ई पहले शब्द का अंतिम वर्ण है तो दूसरे शब्द का पहला छोटी ई या बड़ी ई नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर आएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो यह नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है और इनमें से कोई आ गया तब ये कंडीशन अप्लाई होगा कि छोटी ई या बड़ी ई किस में बदल जाएगा? आधा यौ में बदल जाएगा। सेम स्थिति सबके साथ है कि छोटा ऊ या बड़ा ऊ किसी शब्द का अंतिम वर्ण है तो फिर दूसरे का पहला ये नहीं होना चाहिए, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, क्योंकि ये इसका अपना भाई है। बाद बाकी कोई चचेरा भाई है तो चलेगा। तो छोटा ऊ या बड़ा ऊ पहले का अंतिम आ गया तो दूसरे का पहला छोटा ऊ या बड़ा ऊ नहीं होना चाहिए। बाद बाकी और कोई स्वर हो तो यह समीकरण काम करेगा। तो तब स्थिति क्या होगी? तो छोटा ऊ या बड़ा ऊ किस में बदल जाएगा? आधा व में। फिर वही चीज है, पहले का अंतिम री है तो फिर दूसरे का पहला री नहीं होना चाहिए, बाद बाकी कोई स्वर होगा तो चलेगा। फिर री अगर है तो री नहीं होना चाहिए दूसरे का पहला, री को छोड़ करके कोई भी स्वर हो तो यह समीकरण काम करेगा। तो री होगा तो क्या बन जाएगा? लौ बन जाएगा। अब प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि क्या बैठता है। तो आप उम्मीद करता हूं कि यह समीकरण आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रैक्टिकली आप देखिए कि कैसे होता है। हाँ, अब देखें, अब एक शब्द लेते हैं प्रति जोड़ एक। एग्जाम्पल ले लिया। अब इसमें स्थिति क्या है? अंतिम वर्ण को निकालते हैं। आधा तो लिख दिया, इसमें से प्रति में लास्ट क्या है? छोटी ई है, क्योंकि छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। और
एक है यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं कि प्रति शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो छोटी ई है, जो अभी तुरंत मैंने बताया है आपको समीकरण में, छोटी ई है। और उसके बाद यानी दूसरे शब्द का पहला वर्ण जो है वो ये नहीं है, और नहीं होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जैसे ही आएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी। तो छोटी ई इस पहले शब्द का अंतिम वर्ण है, तो दूसरे शब्द का पहला वर्ण जो है छोटी ई या बड़ी ई, दोनों में से कोई नहीं, क्योंकि दोनों अपना ही भाई, तो दोनों में से कोई नहीं होना चाहिए। और इसको छोड़ करके कोई भी स्वर होगा तो समीकरण काम करेगा। तो ये नहीं है यानी ए आ गया, ए एक स्वर है जो ये रिपीट नहीं हो रहा है सेम। तो अब यह समीकरण काम करेगा, कौन सी संधि? यण संधि का समीकरण काम करेगा। तो क्या कहा कि ई किस में बदल जाएगा? य में बदल जाएगा। अब देखिए, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। प्र और तो को हमने उतार दिया, और इधर एक है तो एक को भी हमने उतार दिया। अब सबको मिला दीजिए, प्र हो गया आधा तो का आधा, प्र ये हो गया आधा तो का आधा, और तो लिख दिया, आधा य में ए मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा। अब बन गया क्या? प्रत्येक। बिल्कुल सही। तो जो भी सिद्धांत बताया गया, जो नियम बताया गया, जो समीकरण दिया गया, वो पूरा का पूरा विज्ञान की तरह फिट बैठता है। तो आप देख सकते हैं कि आप सभी प्रत्येक शब्द का प्रयोग करते हैं, चाहे पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या ना हो, प्रत्येक शब्द का इस्तेमाल प्रतिदिन करते हैं। लेकिन हर व्यक्ति नहीं जानता है कि प्रत्येक शब्द आया कहां से है। तो मैंने अभी तुरंत कहा है कि संस्कृत जो है वो शब्दों की फैक्ट्री है, वहां पर शब्दों का मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो संस्कृत इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ ईच एंड एवरी इंडियन वर्ड्स। तो सारे वर्ड को क्या करता है? मैन्युफैक्चरिंग करता है, और ये बड़ी खूबसूरती से मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो प्रत्येक शब्द कैसे बना? प्रति और एक के मिलने से यण संधि का नियम अप्लाई हो गया, प्रत्येक बन गया। अब इसी तरीके से दूसरा एक शब्द ले लेते हैं। अब मान लिया हमने ले लिया एक उदाहरण ऊ का, जैसे मान लिया है साधु, अजोर, आदेश, ऐसा लिखिए। अब यहां भी समीकरण देखिए, साधु में आधा ध है, लास्ट वर्ण ऊ है, प्लस आदेश है। यहां भी क्या हो रहा है कि अंतिम वर्ण, आप पहले शब्द का अंतिम वर्ण देखिए ऊ है। अब दूसरे शब्द का पहला वर्ण रिपीट नहीं हो रहा है, यानी छोटा ऊ या बड़ा ऊ में से कोई नहीं आ रहा है। स्वर है लेकिन ये नहीं है, इसका अपना भाई नहीं है, चचेरा भाई है। ठीक है ना? अपना भाई यानी छोटा ऊ या बड़ा ऊ में से कोई नहीं है। तो पहले ही कहा कि अपना भाई यण संधि में नहीं होना चाहिए, दूसरे शब्द का पहला वर्ण जो है वो अपना भाई नहीं होना चाहिए, बाद बाकी कोई चचेरा में मेरे साथ चलेगा। तो छोटा ऊ या बड़ा ऊ पहले शब्द का अंतिम वर्ण, और दूसरे का पहला रिपीट नहीं हो रहा है, यानी आ एक स्वर आ गया। तो अब स्थिति क्या बन रही है? अभी तुरंत बताया, ऊ किस में बदल जाएगा? वो में बदल जाएगा। और देखिए सा हो गया, द उसको उसी प्रकार से उतार दिया, आदेश को उसी प्रकार से उतार दिया। अब जो बनेगा देख लीजिए, सा का सा बन गया, आधा ध है तो आधा ध ही रहने दिया, वो आधा वो और आ मिल करके क्या बन गया? वाह बन गया, और देश साध्वादेश हो गया। बिल्कुल सही, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग यण संधि बनाते हैं। तो यण संधि का समीकरण काम करता है। और एक समीकरण एक शब्द से देख लीजिए, जैसे मान लिया एक शब्द ले लेते हैं इत्यादि, इति और जोर आदि। अब यहां भी देखिए यही समीकरण काम करता है, ई लिख दिया, आधा तो लिख दिया, और छोटी ई को अलग कर दिया, और यहां आदि है। यहां भी सेम समीकरण है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? छोटी ई, उसके बाद इसका अपना भाई नहीं आ रहा है, यानी छोटी ई या बड़ी ई में से कोई नहीं आ रहा है, आ गया। तो आ जो है वो इसका सहोदर भाई नहीं है, अपना भाई नहीं है। तो यह समीकरण काम करेगा, क्या समीकरण काम करेगा? छोटी ई किस में बदल जाएगा? य में।
क्या करेंगे, इसको हूबहू उतार देंगे। आ और दी लिख दिया, अब मिलाइए, छोटी ई लिख दिया, आधा तो लिख दिया, आधा या में आ मिलाएंगे तो या हो जाएगा, और यहाँ दी हो गया, इत्यादि बन गया। सिंपल। कहीं कोई समस्या आ रही है? कोई समस्या नहीं, केवल ध्यान देने की जरूरत है यह समीकरण कैसे काम करता है। सिंपल। अब गौर से अगर देख लीजिएगा तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। एक री का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लिया एक री का एग्जाम्पल ले लिया, पितृ, पितृ और जो एक ले लिया। तो अब यहाँ क्या स्थिति है, नहीं देखिए, पी हो गया, तो में ये वाला री लगा हुआ नीचे, पितृ और प्लस एक, यहां भी यही समीकरण काम कर रहा है। री है और री के बाद रिपीट नहीं हो रहा है, यानी सेम री नहीं आ रहा है दूसरे का पहला। ए आ गया जो एक स्वर है, री को छोड़ करके दूसरा स्वर है, तो री किस में बदल जाएगा, रॉ में बदल जाएगा। और कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। पी हो गया, आधा तो हो गया, यहाँ एक उतार दीजिए, मिला दीजिए, पी आधा तो लिख दीजिए, आधा रॉ और ए तो रे होगा, और क हो गया, पित्रेक हो गया। अब आप एक चीज गौर कीजिएगा, आधा तो और रॉ के मिलने से एक संयुक्त वर्ण बनता है त्र। तो हम लोग आधा तो और रॉ को इस प्रकार ना लिख करके क्या करेंगे, पित्रेक, ऐसे त्रे कर देंगे। तो आधा तो और रॉ ए है, तो और रॉ मिलकर त्र बन गया, पित्रेक बन गया। तो इस तरीके से हम लोग यण संधि करते हैं। अब एक री का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो यण संधि पूरा क्लियर हो जाएगा। अब मान लिया लरी है, लरी भी एक संस्कृत में स्वर है, अब लुप्त हो गया लेकिन पहले इस्तेमाल होता है, लरी और आकृति। अब यहां भी देखिए, लरी के बाद लरी को छोड़ करके दूसरा स्वर है, तो लरी किस में बदल जाएगा, लॉ में बदल जाएगा, प्लस आकृति लिख देंगे, कृति, आधा लॉ और आ मिल करके ला हो गया, और कृति है ही तो ला कृति, आधा लॉ आ मिल करके ला, और कृति पहले से है तो ला कृति बन गया। तो ये है यण संधि। तो मैं समझता सकता हूं दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि गुण संधि और यण संधि जो मैंने आपको आज बताया है वह संभवतः आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भाई बंधु को, किसी अध्येता को अगर कि कहीं भी कोई परेशानी हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना कमेंट आप कर सकते हैं और मुझसे समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और यथासंभव अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।